आज की इस खास चर्चा में स्वागत है। तारीख है 30 सितंबर 2025। आज हमारे पास कई स्रोतों से आई खबरें और रिपोर्ट्स हैं। इनमें जैव विविधता, पशुधन, अपराध के आंकड़े, अंतर्राष्ट्रीय शांति और हाँ, विकास लक्ष्यों जैसे अहम मुद्दे शामिल हैं। हमारा मकसद है इन खबरों की तह तक जाना और इनके असल मायने समझना। चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर ये पर्यावरण और अर्थव्यवस्था से जुड़ी है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण मतलब NBA ने आंध्र प्रदेश में किसानों के लिए कुछ फंड मंजूर किया है। 1 लाख लाल चंदन के पौधे उगाने के लिए। हाँ। और दिलचस्प बात यह है कि ये पैसा पहुंच और लाभ साझाकरण यानी एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग फंड से आ रहा है। ये ABS क्या भला है, थोड़ा समझाएंगे? हाँ जरूर। देखिए, ये एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है ABS। इसकी जड़ें हैं 1992 के जैव विविधता अभिसमय CBD और 2010 के नागोया प्रोटोकॉल में। सिद्धांत बहुत सीधा सा है। अगर कोई कंपनी या रिसर्चर किसी जैविक संसाधन का इस्तेमाल करता है, मान लीजिए कोई पौधा या कोई पारंपरिक ज्ञान, तो उससे जो भी फायदा होता है उसका एक हिस्सा उन लोगों के साथ बांटा जाना चाहिए जहां से वो संसाधन या ज्ञान मिला है। अच्छा, मतलब स्थानीय समुदायों या उस देश के साथ। बिल्कुल, फेयर और इक्विटेबल शेयरिंग। भारत ने इसे लागू करने के लिए 2002 में कानून भी बनाया है, जैव विविधता अधिनियम। और एक पूरा सिस्टम है 3 लेवल पे। नेशनल लेवल पर NBA चेन्नई में, फिर स्टेट लेवल पर SBBs और लोकल लेवल पर BMCs। ओके। एक उदाहरण शायद याद हो, केरल की कानी जनजाति का। हाँ, सुना है, जीवनी दवा वाला। हाँ, वही। उन्होंने आरोग्य पाचा पौधे के ज्ञान से जीवनी दवा बनाने में मदद की और बदले में उन्हें लाभ का हिस्सा मिला। ये ABS का एक बढ़िया उदाहरण है। समझ गया। तो ये सिर्फ संरक्षण नहीं बल्कि स्थानीय समुदायों के अधिकारों और उनकी भागीदारी को भी पक्का करता है ना? बिल्कुल सही। और लाल चंदन की बात करें, ये तो खास आंध्र प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी घाट में ही मिलता है। हाँ, वहीं की स्थानिक प्रजाति है, शुष्क पर्णपाती वनों में। इस्तेमाल तो कई जगह होता है, फर्नीचर, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, आयुर्वेद, यहाँ तक कि नेचुरल रेड डाई में भी। सही। लेकिन इसकी स्थिति चिंताजनक है। IUCN रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड है। हाँ, और साइट्स के अपेंडिक्स 2 में भी है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की अनुसूची 4 में भी है। तो ये जो NFA की पहल है, ये और भी जरूरी हो जाती है। बिल्कुल। अच्छा, अब कृषि और अर्थव्यवस्था के एक और अहम पहलू पर आते हैं। भारत का डेयरी और पशुधन क्षेत्र। रोम में अभी FAO का एक ग्लोबल सम्मेलन हुआ था। हाँ। वहां हमारे केंद्रीय मंत्री ने बताया कि कैसे भारत इस सेक्टर में दुनिया को लीड कर रहा है, खासकर किसान केंद्रित पहलों और इनोवेशन से। कुछ आंकड़े तो जबरदस्त हैं। पशुधन क्षेत्र का एग्रीकल्चर GVA में करीब 31% हिस्सा। हाँ, ये बहुत बड़ा योगदान है। और पूरी इकोनॉमी में लगभग 5.5%। और हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी पशुधन आबादी भी है। ये भी सही है। और दुनिया में देखें तो दूध उत्पादन में हम नंबर 1 हैं, अंडा उत्पादन में दूसरे और मांस में 5वें स्थान पर। और ये सेक्टर करीब 2/3 ग्रामीण परिवारों को रोजगार देता है। ये तो हुई उपलब्धियों की बात। लेकिन क्या सब कुछ इतना ही बढ़िया है? कोई चुनौतियां नहीं है? उपलब्धियां तो हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हाँ, चुनौतियां भी कम गंभीर नहीं है। सबसे बड़ी समस्या है पशु आहार और चारे की भारी कमी है। अच्छा? सोचिए, दुनिया का 15% पशुधन हमारे पास है, लेकिन चारा उगाने के लिए जमीन सिर्फ 5% इस्तेमाल होती है। ये गैप बहुत बड़ा है। ये तो बहुत बड़ा असंतुलन है। बिल्कुल। दूसरा, पशुधन बीमा। इसका कवरेज लगभग ना के बराबर है, सिर्फ 1%। सिर्फ 1%? हाँ, मतलब किसानों के लिए जोखिम बहुत ज्यादा है। फिर बीमारियां हैं जैसे खुरपका, मुंहपका, FMD, ब्रुसेलोसिस, इनसे बहुत आर्थिक नुकसान होता है। और एक चिंता की बात है एंटीबायोटिक्स का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल। भारत दुनिया में 4थे नंबर पर है इसमें। इससे AMR मतलब एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध का खतरा बढ़ रहा है और ये इंसानों और जानवरों दोनों के लिए खतरनाक है। ये तो गंभीर बात है। हाँ, और फिर कम उत्पादकता, मॉडर्न तरीकों का कम इस्तेमाल, ये सब मुद्दे भी हैं। तो इन चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार क्या कर रही है? कुछ पहलों का जिक्र तो हुआ था, जैसे राष्ट्रीय गोकुल मिशन। हाँ, वो देसी नस्लों के लिए है। या पशुपालन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। लेकिन क्या ये काफी हैं, खासकर चारे की कमी और AMR जैसी समस्याओं के लिए? देखिए, सरकार की पहले सही दिशा में तो है। जैसे वो टीकाकरण प्रोग्राम है, साल में 1.2 अरब डोज से ज्यादा लगते हैं। हाँ।
और वो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड भी है $3.5 अरब का। फिर जमीनी स्तर पर माई ट्रीज और ए हेल्प जैसे कार्यक्रम भी हैं जो ब्रीडिंग और पशु स्वास्थ्य में मदद कर रहे हैं। लेकिन जैसा आपने कहा, चुनौतियां गहरी हैं। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि पशुधन को एक अलग स्पेशल सेक्टर का दर्जा देना चाहिए। IFS यानी इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम्स को बढ़ावा देना चाहिए। देसी नस्लों पर और फोकस करना चाहिए। और चारे के लिए? हाँ, उसके लिए एक नेशनल फॉडर मिशन शुरू करने का सुझाव है और पशुधन बीमा का कवरेज बढ़ाना तो बहुत ही जरूरी है। इन सब पे लगातार काम करना होगा। सही कहा। अच्छा, पशुधन से हटकर अब जरा जमीन के नीचे चलते हैं। सोना। खबर है कि भारत घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए स्वर्ण अपशिष्ट यानी गोल्ड टेलिंग से सोना निकालने के नए तरीके खोज रहे हैं। ये टेलिंग्स आखिर होते क्या हैं? टेलिंग्स बेसिकली वो बारीक कचरा होता है जो सोने के अयस्क से सोना निकालने के बाद बच जाता है। अच्छा, वेस्ट मटेरियल। हाँ, गाढ़ा सा बारीक सा वेस्ट। इसमें थोड़ा सोना तो रह ही जाता है, लेकिन दिक्कत यह है कि इसमें प्रोसेसिंग में इस्तेमाल हुए खतरनाक रसायन भी हो सकते हैं, जैसे साइनाइड और भारी धातुएं भी, आर्सेनिक, सीसा वगैरह। ओह, तो इससे सोना निकालना फायदेमंद तो है, पर क्या ये सेफ है पर्यावरण के लिए? यही सबसे बड़ा सवाल है। टेलिंग से जुड़े कई खतरे हैं। एक है एसिड माइन ड्रेनेज, मतलब AMD। ये क्या होता है? इसमें से तेजाबी पानी रिसता है जो मिट्टी और पानी को जहरीला कर सकता है। दूसरा खतरा है भारी धातुओं का पर्यावरण में मिलना। और तीसरा, जो सबसे खतरनाक हो सकता है, वो है टेलिंग स्टोरेज फैसिलिटी TSF का फेल होना। मतलब जहां ये कचरा जमा करते हैं, वो डैम अगर टूट जाए तो बड़ी तबाही हो सकती है। बिल्कुल, भयानक तबाही। इसलिए सोना निकालने की तकनीक जितनी जरूरी है, उतना ही जरूरी है इन खतरों से निपटने का पुख्ता इंतजाम। भारत में सोने की स्थिति देखें तो घरेलू उत्पादन तो बहुत कम है। पिछले साल शायद 1.6 टन के आसपास था। हाँ, बहुत कम। लेकिन RBI का गोल्ड रिजर्व बढ़ रहा है, अब करीब 880 टन है, दुनिया में 7वें नंबर पर। हाँ, और हम सोना खरीदते बहुत हैं, चीन के बाद दूसरे सबसे बड़े कंज्यूमर हैं। सही। तो घरेलू उत्पादन बढ़ाने की कोशिश तो समझ आती है, लेकिन पर्यावरण की कीमत पर नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं। चलिए अब समाज और शासन से जुड़े कुछ गंभीर मुद्दों पर आते हैं। NCRB की भारत की जेल सांख्यिकी 2023 रिपोर्ट आई है। हाँ, प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया। और आंकड़े तो मतलब चौंकाने वाले हैं। देश की जेलों में क्षमता से 120% से ज्यादा कैदी हैं। 120.8%? औसतन 20.8% ज्यादा। हर 100 की जगह 120 से ज्यादा लोग। हाँ, ये सिर्फ भीड़ का आंकड़ा नहीं है, ये कई गहरी समस्याओं का प्रतीक है। पहली तो यही कि जेलों पर कितना दबाव है, संसाधन कितने कम होंगे। दूसरी और शायद सबसे चिंताजनक बात, कुल कैदियों में से करीब 74%, सोचिए 74% विचाराधीन है, अंडर ट्रायल्स। यानी उन पर अभी जुर्म साबित नहीं हुआ है। नहीं, लेकिन वो सालों से जेल में बंद हैं। ये दिखाता है कि हमारा जस्टिस सिस्टम कितना धीमा है। तीसरी बड़ी समस्या है मेंटल हेल्थ की। रिपोर्ट बताती है कि जेलों में जो अप्राकृतिक मौतें होती हैं, उनमें आत्महत्या एक बड़ा कारण है। ओह, ये तो बहुत दुखद है। हाँ, ये दिखाता है कि कैदियों की मानसिक देखभाल का कोई खास इंतजाम नहीं है। और चौथी बात, महिला कैदी, वो कुल कैदियों का 4.1% है। उनके लिए अलग सुविधाएं, साफ सफाई और खासकर मेडिकल केयर की कमी भी एक गंभीर मुद्दा है। इन समस्याओं के समाधान के लिए क्या कुछ हो रहा है? हमने मॉडल प्रिजन एक्ट 2023, ई-प्रिजन्स प्रोजेक्ट, फास्टर सिस्टम, इन सब के बारे में सुना है। हाँ, कुछ कदम तो उठाए गए हैं। वो नया मॉडल एक्ट सजा के बजाय सुधार और पुनर्वास पर फोकस करने की बात करता है। सुप्रीम कोर्ट के कहने पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अंडर ट्रायल रिव्यू कमिटीज बनी हैं। ई-प्रिजन से कैदियों का डिजिटल रिकॉर्ड रखने में मदद मिलती है। और फास्टर सिस्टम से कोर्ट के आदेश जैसे जमानत के ऑर्डर तेजी से इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जेल तक पहुंचते हैं। अच्छा। लेकिन ये समस्याएं बहुत गहरी हैं। जस्टिस अमिताभ रॉय कमेटी ने भी कई सिफारिशें दी थीं, जैसे छोटे अपराधों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट, बीमार और बुजुर्ग कैदियों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, महिला और ट्रांसजेंडर कैदियों के लिए अलग वार्ड और योजनाएं, और जेल में अलग अलग तरह के कैदियों को, विचाराधीन, सजायाफ्ता, पहली बार वाले, इनको अलग रखना ताकि हिंसा कम हो। इन पर ठीक से अमल होना चाहिए। सही बात है। अच्छा, NCRB की ही एक और रिपोर्ट है, भारत में अपराध 2023। हाँ, क्राइम इन इंडिया 2023। इसके आंकड़े भी चिंता बढ़ाने वाले हैं।
2023 में कुल 6.24 मिलियन अपराध दर्ज हुए। ये 2022 से 7.2% ज्यादा है। हाँ, और अपराध दर मतलब प्रति लाख जनसंख्या पर वो भी बढ़कर 448.3 हो गई है। हर 5 सेकंड में एक अपराध। ये आंकड़ा डराने वाला है और इन आंकड़ों में एक पैटर्न दिख रहा है। कैसा पैटर्न? जो पारंपरिक हिंसक अपराध हैं जैसे रेप या दहेज हत्या, उनमें थोड़ी कमी आई है, लेकिन साइबर अपराध और शहरों में होने वाले अपराध बढ़ रहे हैं। साइबर अपराध कितना बड़ा है? 31.2%, बहुत ज्यादा, और इनमें ज्यादातर मामले फ्रॉड के हैं। ये साफ दिखाता है कि हम डिजिटल तो तेजी से हो रहे हैं, लेकिन साइबर सुरक्षा के मामले में काफी पीछे हैं। और शहरों में अपराध 10.6% बढ़े हैं। दिल्ली में सबसे ज्यादा मामले। इसका क्या मतलब निकालें? शहर ज्यादा असुरक्षित हो रहे हैं या रिपोर्टिंग बेहतर हुई है? शायद दोनों बातें हैं। शहरों पर दबाव बढ़ रहा है, आबादी का, संसाधनों का, ये अपराध का एक कारण हो सकता है। साथ ही ये भी हो सकता है कि शहरों में पुलिस तक पहुंच आसान है, लोग रिपोर्ट ज्यादा करते हैं गांव की तुलना में। समाज के कमजोर वर्गों के खिलाफ अपराधों का क्या हाल है इस रिपोर्ट में? महिलाओं के खिलाफ अपराधों में मामूली सी बढ़ोतरी है, 0.7%, लेकिन जो सबसे आम अपराध है वो अब भी घरेलू क्रूरता ही है, पति या रिश्तेदारों द्वारा। करीब 30% मामले इसी के हैं। ये तो समाज की पितृसत्तात्मक सोच को दिखाता है। बिल्कुल। SCS के खिलाफ अपराध भी थोड़े बड़े हैं, लेकिन STs मतलब अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ अपराधों में बहुत बड़ी बढ़ोतरी है, 28.8%। इतना ज्यादा? क्यों? इसका एक बड़ा कारण मणिपुर जैसे राज्यों में हुआ जातीय संघर्ष हो सकता है। रिपोर्ट में इसका जिक्र है। और बच्चों के खिलाफ? बच्चों के खिलाफ अपराध भी 9.2% बढ़े हैं। ज्यादातर मामले पॉक्सो एक्ट के तहत हैं। ये भी दिखाता है कि बच्चे कितने असुरक्षित हैं, और शायद अब रिपोर्टिंग भी पहले से बेहतर हुई है। ये सारे आंकड़े NCRB जमा करता है। थोड़ा NCRB के बारे में भी बताइए। NCRB मतलब नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। ये गृह मंत्रालय के अंडर आता है। इसका मुख्य काम है देश भर से अपराध और अपराधियों का डेटाबेस बनाना, उसे मेंटेन करना, उसका विश्लेषण करना। अच्छा। ये पुलिस की जांच में मदद करता है। CCTNS जो क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम है, उसको भी यही देखता है, और ये कई इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स निकालता है, जैसे क्राइम इन इंडिया, एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड्स, और प्रिजन स्टैटिस्टिक्स जिसकी हमने अभी बात की। समझ गया। अच्छा, शासन और तकनीक से जुड़ा एक और मुद्दा है। चुनाव आयोग का नया नियम कि EVM वोटों की गिनती का आखिरी राउंड पोस्टल बैलेट की पूरी गिनती के बाद ही शुरू होगा। हाँ। और साथ ही एक सहयोग पोर्टल भी चर्चा में है। हाँ, पहले पोस्टल बैलेट की बात करते हैं। ये व्यवस्था उन वोटर्स के लिए है जो वोटिंग के दिन अपने पोलिंग बूथ पर नहीं जा सकते, जैसे फौजी जवान। हाँ, सेना के जवान या जो सरकारी कर्मचारी विदेश में तैनात हैं या जो चुनाव ड्यूटी पर हैं। अब इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जैसे कुछ खास लोग भी शामिल हैं। वो अपना बैलेट पेपर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से पा सकते हैं और फिर डाक से भेज सकते हैं। ECI का नया नियम ये पक्का करेगा कि पोस्टल बैलेट को भी पूरी अहमियत मिले। ठीक है। और ये सहयोग पोर्टल, ये क्या मामला है? सहयोग पोर्टल एक ऑनलाइन सिस्टम है। इसके जरिए सरकारी एजेंसियां जैसे पुलिस या दूसरी अथॉरिटीज सोशल मीडिया कंपनियों या ISPs को नोटिस भेज सकती हैं। इसलिए गैर कानूनी कंटेंट हटाने के लिए, मान लीजिए कोई भड़काऊ पोस्ट है या कोई गैर कानूनी जानकारी है, तो उसे हटाने या ब्लॉक करने के लिए इस पोर्टल से ऑटोमेटेड नोटिस जाता है। इसे होम मिनिस्ट्री चलाती है IT एक्ट के तहत। X मतलब ट्विटर इसे कर्नाटक हाईकोर्ट में चुनौती दे रहा था। हाँ, सुना था। कोर्ट ने पोर्टल को सही ठहराया था, लेकिन अब X शायद इसके खिलाफ अपील करेगा। तो इसका महत्व क्या है? महत्व ये है कि ये सरकारी एजेंसियों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के बीच कोऑर्डिनेशन को तेज और आसान बनाता है। डिजिटल गवर्नेंस के लिए एक टूल है, लेकिन दूसरी तरफ इससे सेंसरशिप और अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर सवाल भी उठते हैं। ये एक संतुलन साधने वाली बात है। बिल्कुल। चलिए अब दुनिया की तरफ देखते हैं। इजराइल गाजा संघर्ष, इसे खत्म करने के लिए अमेरिका ने एक 20 सूत्रीय शांति योजना पेश की है। ये संघर्ष तो अभी हमास के हमले से भड़का, लेकिन इसकी कहानी तो बहुत पुरानी है। हाँ, बहुत पुरानी, 100 साल से भी ज्यादा। इसकी जड़ें जाती हैं 1917 के बैल्फोर डिक्लेरेशन तक, जब ब्रिटेन ने फिलिस्तीन में यहूदियों के लिए नेशनल होम का समर्थन किया था। हाँ, जबकि वहां अरब लोग बहुमत में थे। फिर 1947 में UN ने फिलिस्तीन को अरब और यहूदी राज्यों में बांटने का प्लान दिया, जिसे यहूदियों ने माना पर अरबों ने नहीं। हाँ, यहूदियों ने 1948 में इजराइल की घोषणा कर दी, अरब देशों ने इसे खारिज किया
और युद्ध शुरू हो गया। फिर 1967 का युद्ध हुआ, जिसमें इजराइल ने वेस्ट बैंक, गाजा और पूर्वी यरूशलेम पर कब्जा कर लिया। 1973 के युद्ध के बाद 1978 में एक अहम समझौता हुआ, कैंप डेविड, मिस्र और इजराइल के बीच। ये पहली बार था जब किसी अरब देश ने इजराइल को मान्यता दी। इजराइल ने सिनाई प्रायद्वीप मिस्र को लौटा दिया, पर वेस्ट बैंक पर कब्जा बनाए रखा। और तब से ये मसला चला आ रहा है। हाँ, अलग अलग शक्लों में। ये बहुत ही जटिल और संवेदनशील मुद्दा है। हम यहाँ सिर्फ जो जानकारी उपलब्ध है उसे बिना किसी का पक्ष लिए बता रहे हैं। सही है। अच्छा, एक और ग्लोबल पहल के 10 साल पूरे हुए हैं, सतत विकास लक्ष्य SDGs। हाँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सितंबर 2015 में अपनाए गए थे। 2030 तक गरीबी खत्म करना, सबको शिक्षा, स्वास्थ्य देना, पर्यावरण बचाना, ऐसे 17 बड़े लक्ष्य हैं इसमें। बिल्कुल, इन्हें ग्लोबल गोल्स भी कहते हैं। और सतत विकास की सोच वो 1987 की ब्रंटलैंड रिपोर्ट से आई थी। क्या थी वो सोच? कि ऐसा विकास करो जो आज की जरूरतें तो पूरी करे, लेकिन आने वाली पीढ़ियों की जरूरतें पूरी करने की क्षमता से समझौता ना करे। फ्यूचर जनरेशंस का ध्यान रखना। एग्जैक्टली। SDGs इसी पर बने हैं। 17 लक्ष्य, 179 उपलक्ष्य, सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय, तीनों पहलुओं को बैलेंस करने की कोशिश। भारत ने इन लक्ष्यों को पाने के लिए क्या किया है? हमने SDG इंडिया इंडेक्स, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम, ADP जैसी चीजों के बारे में सुना है? हाँ, भारत ने काफी सिस्टमैटिक तरीके से काम किया है। नीति आयोग इसकी नोडल एजेंसी है। राज्यों की प्रोग्रेस नापने के लिए वो SDG इंडिया इंडेक्स है। फिर लक्ष्यों को लोकल लेवल तक ले जाने पर जोर है। पंचायतों की प्रगति भी ट्रैक हो रही है। अच्छा। बजट को भी SDG लक्ष्यों से लिंक किया जा रहा है। ADP जैसे प्रोग्राम पिछड़े जिलों पर खास ध्यान दे रहे हैं। और भारत अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट, जिसे वॉलंटरी नेशनल रिव्यू कहते हैं, वो भी नियमित रूप से UN में पेश करता है। इसमें सिविल सोसाइटी, प्राइवेट सेक्टर सबको शामिल किया जाता है। तो क्या इन कोशिशों का कुछ नतीजा दिख रहा है? कुछ लक्ष्यों में हमारी प्रोग्रेस कैसी है? हाँ, कुछ एरियाज में अच्छी प्रोग्रेस हुई है, जैसे SDG 1 गरीबी उन्मूलन। 13.5 करोड़ से ज्यादा लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर आए हैं। ये तो बहुत अच्छी खबर है। हाँ। SDG 2 भुखमरी खत्म करना। कुपोषण दर कम हुई है, 13.7% हो गई है। SDG 3 अच्छा स्वास्थ्य। मातृ मृत्यु अनुपात काफी कम हुआ है, 130 से घटकर 80.5 प्रति लाख जीवित जन्म। वाह। SDG 4 क्वालिटी एजुकेशन। प्राइमरी लेवल पर नेट एनरोलमेंट रेट अब लगभग 100% है। ये तो काफी अच्छी प्रगति है। हाँ, ये अच्छी खबरें हैं, लेकिन ये भी सच है कि अभी भी कई क्षेत्रों में बहुत काम बाकी है, जैसे भुखमरी पूरी तरह खत्म करना, स्वास्थ्य सेवाओं की क्वालिटी, शिक्षा की क्वालिटी। 2030 तक सारे लक्ष्य पाना अभी भी एक बड़ी चुनौती है। बिल्कुल। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था से जुड़ी एक और बात, वॉसिनार अरेंजमेंट। हाँ, वॉसिनार अरेंजमेंट। इसको लेकर कुछ चिंताएं हैं कि ये क्लाउड कंप्यूटिंग और SaaS जैसी नई टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर को ठीक से कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। ये अरेंजमेंट है क्या असल में? वॉसिनार अरेंजमेंट 1996 में बना था। ये एक मल्टीलैटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम है, मतलब कई देशों का समूह जो कुछ खास चीजों के निर्यात पर कंट्रोल रखता है। इसमें 42 सदस्य देश हैं। भारत 2017 में इसका सदस्य बना। और ये किन चीजों के निर्यात को कंट्रोल करता है? 2 तरह की चीजें, एक तो पारंपरिक हथियार और दूसरे दोहरे उपयोग वाली वस्तुएं और तकनीकें। दोहरे उपयोग मतलब जिनका इस्तेमाल आम नागरिक कामों में भी हो सकता है और सैनिक कामों में भी। ड्यूल यूज, कोई उदाहरण? जैसे मान लीजिए कोई बहुत पावरफुल कंप्यूटर चिप है, वो मौसम का अनुमान लगाने के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है और मिसाइल गाइडेंस सिस्टम में भी। अच्छा। या कोई खास केमिकल है जो दवा बनाने में भी काम आ सकता है और केमिकल हथियार बनाने में भी। समझ गया। तो वॉसिनार अरेंजमेंट ऐसी चीजों की 2 लिस्ट रखता है, एक हथियारों की, एक डुअल यूज आइटम्स की। सदस्य देश इनके एक्सपोर्ट की जानकारी आपस में शेयर करते हैं ताकि ये गलत हाथों में ना पड़े। तो अब चिंता यह है कि नई डिजिटल टेक्नोलॉजीज इसके दायरे से बाहर रह जा रही हैं। हाँ, कुछ हद तक, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदल रही है, जैसे क्लाउड सर्विसेज, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, कि शायद मौजूदा नियम उन पर पूरी तरह फिट नहीं बैठते। ये एक चैलेंज है। चलिए अब कुछ और छोटी बड़ी खबरों पर फटाफट नजर डालते हैं। वियतनाम में टाइफून बुलोई ने काफी नुकसान पहुंचाया है। हाँ, दुखद खबर है।
वियतनाम, जैसा हम जानते हैं, दक्षिण पूर्व एशिया का एक अहम देश है, इंडोचीन प्रायद्वीप पर। उत्तर में चीन है, पश्चिम में लाओस और कंबोडिया। समुद्री सीमाएं हैं दक्षिण चीन सागर से लगती हुई। और वहां सरकार? समाजवादी गणराज्य है, कम्युनिस्ट पार्टी का शासन है, राजधानी हनोई है। मेकांग और रेड रिवर मुख्य नदियां हैं, और क्योंकि वहां उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है तो तूफान अक्सर आते रहते हैं। ठीक है, अब पड़ोसी देश भूटान की तरफ देखें। भारत वहां कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 2 नई रेल लाइनें बना रहा है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं। एक कोकराझार असम से गैलेफू भूटान तक, और दूसरी बनाराहाट पश्चिम बंगाल से समत से भूटान तक। बिल्कुल, इनका स्ट्रैटेजिक महत्व भी है। गैलेफू में भूटान एक स्पेशल माइंडफुलनेस सिटी बना रहा है, एक SAR की तरह। SAR? हाँ, स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। वहां तक रेल पहुंचने से व्यापार, टूरिज्म सबको फायदा होगा। और समतस से वो भूटान का एक बड़ा इंडस्ट्रियल शहर है, वहां से डोलोमाइट, क्वार्ट्जाइट जैसे खनिज भारत आते हैं। रेल लाइन बनने से ये व्यापार और आसान हो जाएगा। और भारत तो भूटान का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है ना? हाँ, करीब 80% व्यापार भारत से ही होता है, तो ये रेल परियोजनाएं रिश्ते को और मजबूत करेंगी। अच्छा, अब डिफेंस सेक्टर में भारतीय सेना ने एक स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम अनंत शस्त्र के लिए BEL को कॉन्ट्रैक्ट दिया है। हाँ, अनंत शस्त्र, ये एक QRSAM सिस्टम है। QRSAM? क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, मतलब तेजी से तैनात की जा सकने वाली जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली। इसे DRDO ने BLL और BDL के साथ मिलकर बनाया है। रेंज करीब 30 किलोमीटर है। और ये काम कैसे करेगा? ये भारत के मल्टी लेयर एयर डिफेंस का हिस्सा बनेगा। मतलब MRSAM, आकाश, स्पाइडर, S-400 जैसे दूसरे सिस्टम्स के साथ मिलकर काम करेगा। महत्वपूर्ण है ये बहुत। अच्छा, अब संरक्षण की दुनिया से एक अच्छी खबर। मुंबई की एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज द रेजरेक्शन क्वेस्ट। हाँ, मैंने भी पढ़ा है इसके बारे में। कांस कॉर्पोरेट मीडिया एंड TV अवार्ड्स में गोल्ड डॉल्फिन जीता है। और इसका एक एपिसोड नॉर्दर्न व्हाइट राइनो को बचाने के लिए चल रहे IVF प्रयासों पर था। हाँ, ये बहुत ही जरूरी काम है। नॉर्दर्न व्हाइट राइनो मतलब उत्तरी सफेद गैंडा, ये लगभग विलुप्त हो चुका है। सिर्फ 2 मादा बची हैं। हाँ, सिर्फ 2 फीमेल्स बची हैं, नजीन और फातू। केनिया की ओल पेजेटा कंजर्वेंसी में है। आखिरी नर्स सूडान की 2018 में मौत हो गई थी। तो अब प्राकृतिक प्रजनन तो संभव नहीं है? बिल्कुल नहीं। इसीलिए वैज्ञानिक IVF तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। फ्रीज किए गए स्पर्म और इन मादाओं के एग से एम्ब्रियो बनाकर उन्हें सदर्न व्हाइट राइनो, जो करीबी रिश्तेदार हैं, उनमें सरोगेट मदर के तौर पर इम्प्लांट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो कमाल का प्रयास है, एक उम्मीद है। हाँ, इस उप प्रजाति को बचाने की ये शायद आखिरी उम्मीद है। और आखिर में तेलंगाना का बथुकम्मा उत्सव, इसने 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। हाँ, बथुकम्मा, ये तेलंगाना का राज्य उत्सव है। दुर्गा नवरात्रि के टाइम मनाया जाता है। ये फूलों का त्योहार है ना? हाँ, बिल्कुल। महिलाएं मनाती हैं इसे। वो अलग अलग मौसम के फूलों को एक पिरामिड जैसा सजाती हैं, उसे बथुकम्मा कहते हैं। इसका मतलब होता है माँ देवी जीवित हो जाएं। ये प्रकृति और देवी पार्वती की पूजा का प्रतीक है। बहुत सुंदर त्योहार है। तो आज हमने काफी कुछ कवर किया। पर्यावरण संरक्षण, कृषि की चुनौतियां, अपराध के आंकड़े, जेलों की हालत, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, तकनीकी विकास, इन सब अलग अलग खबरों को एक साथ देखने पर क्या तस्वीर उभरती है, क्या टेक अवे है? देखिए, सबसे बड़ी तस्वीर तो यही उभरती है कि ये सारे मुद्दे एक दूसरे से कितने गहरे जुड़े हुए हैं। जैसे पर्यावरण नीतियां, वो ABS हो या लाल चंदन संरक्षण, वो सीधे लोगों की रोजी रोटी और अर्थव्यवस्था पर असर डालती हैं। सामाजिक आंकड़े, चाहे वो अपराध के हों या जेल के, वो सिर्फ नंबर नहीं है। वो बताते हैं कि हमारा शासन कैसा है, सामाजिक न्याय की क्या स्थिति है, सिस्टम में क्या चुनौतियां हैं। सही। अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, इजराइल गाजा हो या वासनार अरेंजमेंट, वो हमारी विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा को दिशा देती हैं। और तकनीक, साइबर सुरक्षा, सहयोग पोर्टल, QRSAM मिसाइल, IVF, तकनीक हर फील्ड में नए मौके भी ला रही है और नई चुनौतियां भी। ये सब एक जटिल ताने बाने की तरह है। बिल्कुल, यानी सिर्फ हेडलाइन पढ़ लेना काफी नहीं है, उसके पीछे के कनेक्शंस और उसके नतीजों को समझना जरूरी है। एग्जैक्टली। और ये हमें कुछ सोचने पर भी मजबूर करता है ना? जैसे कि? जैसे एक तरफ हम डिजिटल गवर्नेंस के लिए सहयोग पोर्टल जैसे टूल बना रहे हैं,
और दूसरी तरफ साइबर अपराध इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं, तो तकनीक और न्याय के बीच सही बैलेंस कैसे बनेगा? क्या तकनीक हमेशा न्याय में मददगार ही होगी या कभी रुकावट भी बन सकती है? ये एक बड़ा सवाल है। हाँ, या फिर एक तरफ हम देसी पशुधन नस्लों को बचाने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ चारे की इतनी भारी कमी है, तो क्या हम अपनी इतनी बड़ी पशुधन आबादी की जरूरतों और हमारी पारंपरिक समझ और सस्टेन